डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 2 क्लास 11th के चैप्टर पे जो जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए याद करते हैं, उसको टेक्निक समझाई है और बहु प्रिंसिपल के हिसाब से। ठीक है, और भी उसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व किए मैंने, उसको आप देख लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे हम। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम ई with atomic number 28 and also find its period, group, valency, metal or non-metal, unpaired electrons and the 4 quantum numbers of its last electron। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको रखनी पड़ती है और बहु प्रिंसिपल के हिसाब से, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने बनाई है, तो उसका इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। अब इसमें क्योंकि 28 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो ज़्यादा लंबी तो हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और आगे तक चाहे भर सकते हैं, पर हमें मालूम है 3d तक ही काम बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो s में मैक्सिमम 2 भरे, p में 6, ठीक है, s में 2, p में 6, फिर s में 2, तो 10 20 हमें 8 भरना है। इसमें मैक्सिमम 10 भर सकते हैं, पर हमको 80 भरने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास 80 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए 3D में। अब इसने पूछा है पीरियड, तो पीरियड निकालने का क्या तरीका है, इट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। n जो है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 4 है, नॉट 3। ठीक है, यहाँ पे 3 है पर मैक्सिमम वैल्यू n की यहाँ पे हमें दिख रही है 4 है, तो पीरियड इज इक्वल टू फोर्थ पीरियड, n इज इक्वल टू 4, पीरियड इज इक्वल टू 4, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज 4, देयरफॉर पीरियड इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये याद रखना है। अब ग्रुप के केस में क्या होगा, ग्रुप के अंदर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन d में गिरता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d + 2, डी में 8 हैं और 2 और जोड़ दिया तो 10th ग्रुप हो गया। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गिरता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d + 2 लिखते हैं। जब p में गिरता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p + 12 लिखते हैं। बट जब s में गिरता है तो अगर s में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, क्योंकि s के पहले कोई ग्रुप नहीं होता। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे पहले 2 ग्रुप s के होते हैं, फिर 10 d के होते हैं, फिर 6 p के होते हैं। तो s के पहले कोई नहीं है तो हम कुछ नहीं ऐड करते। फर्स्ट ग्रुप में है तो 1, s में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड। फिर d में 10 होते हैं, तो जब d में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं तो थर्ड से शुरू होता है, तो हमेशा d में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो 2, क्योंकि 2 s ऑर्बिटल वाले पहले होते हैं। जब p में भरते हैं तो p में 13th ग्रुप से शुरू होता है तो 12 पहले ऐड करते हैं। तो इसलिए अब d में गिरा है, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 8 हैं, तो इसमें 8 + 2 तो 10th ग्रुप हो गया। ठीक है, वैलेंसी जो है, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल लूज और गेन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब आउटरमोस्ट शेल तो ये है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटरमोस्ट शेल में, तो इसकी टेंडेंसी 2 इलेक्ट्रॉन देने की ज़्यादा होगी, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। ठीक है, हालांकि डी वाले वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं, पर 2 कॉमन वैलेंसी होगी उसकी। ठीक है, अब जो हमारा डी पार्ट है वो, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। डी में इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसलिए वो मेटल होगा, डी वाले वैसे भी ज़्यादातर मेटल ही हैं। ठीक है, और ई जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो गिर रहे हैं डी में गिर रहे हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3, ठीक है, 5 बन गए। तो अब इसमें क्या है कि 3D में 8 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 हुंस रूल के हिसाब से फर्स्ट सब में पहले 1 इलेक्ट्रॉन दो, फिर पेयरिंग करना। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, पेयरिंग नहीं हुई है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एफ पार्ट है कि 4 क्वांटम नंबर्स का पता करना है।
तो हम क्या करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में गिर रहा है तो n की वैल्यू कितनी है 3। इस लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गिरा है ना, तो इसकी n की वैल्यू चाहिए हमें। चारों क्वांटम नंबर्स इसके करने हैं हमें। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गिर रहा है तो हम n की वैल्यू 3 लेंगे, और जब d होता है तो हमें मालूम है L 0 1 2 3 S P D। जब d होता है तो L की वैल्यू 2 होती है, तो m की वैल्यू क्या होगी -2 -1 0 1 2। जो L की वैल्यूज़ होती हैं, m की वैल्यूज़ उसके हिसाब से क्या होती है -L to 0 to +L, ठीक है, ये होती है। तो -2 से लेके +2 तक तो 5 वैल्यूज़ इसकी आ गई। ओके, तो ये m हो गया। और s क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें हाफ या -हाफ दोनों में से एक होगा। तो इस तरह से इसके हमने 6 पार्ट कर दिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कितनी चीज़ें हमने निकाल ली। उससे पता चल गया उसका पीरियड कौन सा है, उससे पता चल गया उसका ग्रुप कौन सा है, उससे वैलेंसी, अगर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है तो मेटल, लेने की होती है तो नॉन मेटल, ठीक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ गिरा है उसके चारों क्वांटम नंबर्स, तो 3D में गिरा है N3 हो गया, L2 हो गया, m की वैल्यूज़ और स्पिन की, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हटा देते हैं इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे दूसरे पैटर्न का, ठीक है। क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ n इज इक्वल टू 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ L एंड M। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है। व्हाट विल बी द वैल्यूज़ ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हमें मालूम है कि अगर n की जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उससे L की वैल्यूज़ एक कम तक होती है। अगर n इज़ इक्वल टू 4 तो L इज़ इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। L इज़ इक्वल टू 0 to n-1, L की वैल्यू L से एक कम तक होती है, तो हम यूँ लिख सकते हैं L इज़ इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक है। अब जो L की वैल्यू होती है उसी से m की निकलती है। m इज़ इक्वल टू -L to 0 2 + L। जैसे अगर L की वैल्यू 2 है तो m विल बी -2 -1 0 1 2, ये ध्यान रखना है। जो L की वैल्यू होती है, m की वैल्यू -L से लेके +L, -2 -1 0 1 2। अब यहाँ पे L की वैल्यू जो हमारी 3 निकल आई, क्योंकि ये n इज़ इक्वल टू 4 है तो L की ये 4 वैल्यूज़ आ गई, 0 1 2 3, ठीक है। तो m की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 0 के लिए तो 0 ही होगी, इसके लिए -1 0 1, इसके लिए -2 -1 0 1 2, और इसके लिए -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अगर देखा जाए तो इसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने हो गए, इसमें 1 ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल है, इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। S में L को हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं, अगर डेजिग्नेशन की देखें तो इसकी S होता है, इसका P होता है, इसका D होता है, इसका F होता है, ठीक है। L अगर 0 होता है तो वो S से डेजिग्नेट होता है, 1 होता है तो P, 2 से होता है तो D, 3 से होता है तो F। तो ऑर्बिटल्स हमें पता चल गए। तो S में एक ही ऑर्बिटल होता है, P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं, F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर देख रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ये हमें निकालना नहीं था, खाली हमें तो यही L और M की वैल्यू निकालनी थी, वो तो हम लोगों ने निकाल ली। मैं ये समझा रहा हूँ ताकि ये आपको हेल्प करेगा आगे,
ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें एक ही ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हो सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। इसमें p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं, 6। तो p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, ठीक है। अब ये d है, d में 5 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो जब 5 ऑर्बिटल होंगे तो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे दो सब में तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे d में। f है, f में 7 ऑर्बिटल्स हैं और 7 ऑर्बिटल्स हैं तो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, 3 3 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 14। तो इस तरह से आप n की वैल्यू अगर दी है तो उससे l भी निकाल सकते हैं, l की हेल्प से m निकाल सकते हैं। तो m से पता चल गया कितने ऑर्बिटल्स हैं, हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, इसलिए s ऑर्बिटल में 2, p में 6, d में 10, f में 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। इस तरह से हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं l m की। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसकी स्पिन निकालनी है तो एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज, हाफ माइनस हाफ, इसमें भी सबकी हाफ माइनस हाफ होगी, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसको हटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ओके जी, इसमें आपको सारी चीज़ें मैंने समझा दी काफ़ी। क्वेश्चन है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24, कॉपर 29, आयरन 26 और चार्ज है +3, ठीक है। तो क्रोमियम 24 है, पहले कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है। s में 2 2 6 2 6 2, तो 20 तो इलेक्ट्रॉन ही हो गए, 4 और हैं तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमने ये भी रूल पढ़ा है कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल बिकॉज देयर एक्सचेंज एनर्जी इज़ मोर। अब यहाँ पे d में 4 है, अगर s से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए तो ये 5 हो जाएंगे, तो हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो दैट विल बी मोर स्टेबल। तो ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, this is more stable configuration as half filled and fully filled orbitals are more stable as they have more exchange energy, ठीक है। वो एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे 4d में है, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, तो ये इसमें जा सकता है, ये इधर आ सकता है, ये इधर ये इधर ये इधर इधर, ये एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन। पर अगर जैसे ये वाली थी 3d वाली तो एक्सचेंज नहीं हो सकती थी, ये यहाँ पे थे ऐसे थे, यहाँ पे तो खाली पड़ा है, तो एक्सचेंज कम हो गया 1 2 3, बट यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस आर मोर। जितनी ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगा, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, इसलिए क्रोमियम की 24 जो एटॉमिक नंबर है इसकी ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होगी। उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, एक इलेक्ट्रॉन 4s से इसमें चला जाएगा तो 3d5 4s1 हो जाएगा। ऐसे ही कॉपर में भी है, कॉपर को देख लेते हैं। कॉपर में 29 है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यहाँ पे 2 2 6 2 6 2 और ये 9। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए तो 3d 10 हो जाएगा, इट विल बी मोर स्टेबल। तो इसलिए ऐसा ही होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s1, तो दिस इज़ मोर स्टेबल। ये कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है। तो क्रोमियम के केस में और कॉपर के केस में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी क्या है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों है, क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। इसके केस में एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो 3d5 हो गया, इट इज़ मोर स्टेबल। और इसके केस में इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 3d में 10 हो गया, दिस विल बी मोर स्टेबल बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव मोर एक्सचेंज एनर्जी, देयरफॉर दे आर मोर स्टेबल। ठीक है, अब देखते हैं Fe3+ का।
Fe पहले 26 का देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाद में 3 निकाल देंगे। Fe 26 है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 2 6 2 6 2 और ये 6 आ गया, 26 हो गया। अब जब हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉन जब भी निकालोगे तो पहले आउटरमोस्ट शेल कौन सा है, ये है, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे फिर इसमें से निकलेंगे, तो पहले इसमें से निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले निकालने के लिए हम इसको पहले प्रॉपर मैनर में आउटरमोस्ट शेल वाला बाहर दिखा देते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, तब ये Fe3+ हो जाएगा। देयरफॉर Fe3+ में हम क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो ये Fe3+ की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, आउटरमोस्ट शेल से निकालना है। 4s वाला जो है आउटरमोस्ट शेल है, 3d वाला अंदर है, तो 4s वाला जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा है ना 4s, तो ये बाहर का हुआ, इसकी ये बाहर का, ये अंदर का है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। पहले s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए और 1 इलेक्ट्रॉन d का निकाल दीजिए, तो d का जब निकाल दिया तो 3d5 रह गया, 4s में तो निकल ही गए दोनों इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन भरी जाती है। ओके, हटा दें इसको, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल एंड वाई। 1p नॉट पॉसिबल है, क्यों, n की वैल्यू में, और ध्यान दीजिए n की अगर वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2, l इज़ ऑलवेज 1 लेसर देन n, l इज़ इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, n की वैल्यू n से हमेशा एक छोटी तक हो सकती है। तो यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 1 और l क्या है, l भी 1 है, क्योंकि हमने बताया था आपको कि l की 0 1 2 3 है, तो अगर 0 है तो ये s होता है, ये p, ये d और ये f, तो 1 के लिए डेजिग्नेशन p है। तो यहाँ पे l अगर 1 है तो वो p है और n भी 1 है। वैल्यूज़ ऑफ n एंड l कैनॉट बी सेम, इसलिए दिस इज़ नॉट पॉसिबल, 1p इज़ नॉट पॉसिबल। 3f में देखते हैं, n इज़ इक्वल टू 3 है और l कितना है, l भी 3 है, f के लिए f का l 3 होता है, तो वैल्यूज़ ऑफ n एंड प्लस n एंड l कैनॉट बी सेम, क्योंकि l की वैल्यू n से एक छोटी तक हो सकती है। अगर n 3 है तो l 0 1 2 तक हो सकता है, 3 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए n और l दोनों की वैल्यू सेम है, तो 3f इज़ नॉट पॉसिबल। वैसे भी आप देखते हैं और बहु प्रिंसिपल के हिसाब से जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो f कहाँ से शुरू होता है, 4f से, p कहाँ से शुरू होता है, 2 से, ठीक है। अब ये 4f है, n 4 है, l 3 है, तो दिस इज़ पॉसिबल, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ पॉसिबल, क्योंकि n की वैल्यू l से एक ज़्यादा हो सकती है, l बराबर नहीं हो सकता n के। फिर यहाँ पे n 2 है, l कितना है, l भी 2 है, d के लिए l 2 होता है, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, इसलिए d वाला 3 से शुरू होता है। तो जहाँ पे n और l की वैल्यू सेम है उस केस में दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए ये पॉसिबल है कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन n इज़ इक्वल टू 5 l इज़ इक्वल टू 3। n 5 है, l 3 का मतलब है f हुआ, तो 5f हो गया, n इज़ इक्वल टू 5 l इज़ इक्वल टू 3, तो ये 5f हो गया। और f ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 14, क्योंकि ऑर्बिटल 7 होते हैं उसके अंदर, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉन सब में भरोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये डेजिग्नेशन किसका हुआ, 5f का, तो इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 14, ठीक है। मैं थोड़ा सा हटा दूँ इसमें तो जगह बन जाएगी, समझाने में जगह आ जाएगी, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 5f के लिए। अब ये कह रहा है n इज़ इक्वल टू 4, s इज़ इक्वल टू, स्पिन दिया है हाफ। अब n अगर 4 है, ठीक है, तो हमें मालूम है कि किसी ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ इक्वल टू 2n स्क्वायर, तो 2 × 4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मैक्सिमम,
बट एस हाफ दिया है, मतलब है या तो क्लॉकवाइज वाला बताने या एंटी क्लॉकवाइज। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स में से 16 क्लॉकवाइज होंगे और 16 एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो एक ही डायरेक्शन के कह रहा है, तो आंसर हो जाएगा 16। तो n = 4, s कितना होगा, हाफ होगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में मैक्सिमम ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन, इस केस में मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि n5 है, L3 है, तो n5 L3 का मतलब है 5f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 14। तो इस केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 हो गए। यहाँ n4 है, s हाफ है, स्पिन दिया हुआ है। तो n जब 4 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2n², तो 32। बट हाफ क्लॉकवाइज होंगे, हाफ एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए तो एक ही डायरेक्शन के कहा है हाफ, तो इसलिए 16 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हटा के अब दूसरा वाला बताता हूँ मैं, कि इसको हटा देता है जो जगह बन जाएगी। अब ये कह रहा है व्हाट डेजिग्नेशंस आर गिवन टू दी ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स को n2 है, L1 है, ठीक है, L जब 1 होता है तो P होता है, तो ये हो गया 2P, n2 L1 के लिए 2P, ये फर्स्ट हो गया। B कह रहा है n = 2, L = 0, L0 कब होता है, S के लिए, तो ये हो गया 2s ऑर्बिटल, ये 2p हो गया, ये 2s हो गया। फिर n4, C में कह रहा है n4, L कितना कह रहा है, 3, तो 3 कब होता है, F के लिए, तो 4f। ठीक है, D पार्ट में क्या कह रहा है, n4 है, L2 है, ठीक है, 2 कब होता है, D के लिए, तो ये हो गया 4d। ई पार्ट में क्या कह रहा है, n = 5, L = 4, ठीक है। 4 के बाद अगर इसके बाद लेंगे तो f के बाद g आ जाएगा, तब 4 होगा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 5g। ठीक है, अभी हम लोग g को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि 4f तक ही सारे ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमें नोन है। पर अगर हमें और इलेक्ट्रॉन्स पता चलते हैं तो हमें g ऑर्बिटल भी लेना पड़ेगा। उस केस में उसमें हमको L की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, n5 है, L4 है, तो 5g ऑर्बिटल हो जाएगा डेजिग्नेशन। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, 7th में कह रहा है नोड्स बनाना है, एंगुलर एंड रेडियल नोड्स। एंगुलर नोड्स = L और रेडियल नोड्स n-l-1, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब 5d कह रहा है, ठीक है, 5d में n कितना है, 5 है, l कितना है, जब d होता है तो l = 2। ठीक है, तो एंगुलर नोड्स 5d में एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे, l की वैल्यू के बराबर, l = 2, एंगुलर नोड्स 2 हो गए। फिर रेडियल नोड्स इसमें कैसे निकालोगे, रेडियल नोड्स = n-l-1, n की वैल्यू कितनी है, 5, l की वैल्यू कितनी है, 2 - 1, तो 2, रेडियल नोड्स भी 2 हैं, एंगुलर नोड्स भी 2 होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एंगुलर नोड्स l होते हैं और रेडियल नोड्स n-l-1 होते हैं। तो 5d के केस में n की वैल्यू 5 है और l की वैल्यू 2 है, तो इसमें रखी तो 2 आ गया, और l की वैल्यू 2 है तो एंगुलर नोड्स तो 2 है ही है। ठीक है, अगर आप 6f के लिए निकालना है तो 6f में ये b वाला है, तो n कितना है, 6 है, l कितना है, 3 है, f के लिए l 3 होता है, तो एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे, 3। एंगुलर नोड्स l = 3, रेडियल नोड्स n-l-1। ठीक है, ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा। n कितना है, 6 है, l कितना है, 3 है, -1 किया तो 2, तो रेडियल नोड्स 2 हैं, एंगुलर नोड्स कितने, 3 हैं। तो ये फॉर्मूले से निकलेंगे एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में ये क्या कह रहा है कि n+l की वैल्यू 5 है। कह रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट, इसको भी हटा देते हैं।
हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन ऑल द सबशेल्स विद n प्लस एल इज इक्वल टू 5। n प्लस एल इज इक्वल टू 5 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं सबशेल्स में। तो हम इसके ऑप्शंस क्या हैं, अगर n4 ले लें, सॉरी n5 ले लो पहले, n5 ले लेंगे, l0 ले लेंगे, तो इसमें n प्लस l 5 हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसको 5s कहेंगे। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। फिर n को 4 ले लें, l को 1 ले लें तो भी 5 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4p, l1 है, n 4 है, ठीक है। तो 4p, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 6। फिर n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2 लें तो भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और n2 का होता है d के लिए, d हो गया, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब n2 सॉरी ये l है, अब n2 और l3 तो ले नहीं सकते क्योंकि l n से एक छोटा हो सकता है, n के बराबर भी नहीं हो सकता। तो यही केवल पॉसिबल है कि n प्लस l का सम 5 के बराबर हो। अगर n 5 लिया, l 0 लिया तो ये तो 5s हो गया, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर 4 और 1 लेंगे, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। 3 और 2 लेंगे, जब l 2 है तो d हो गया, तो d में मैक्सिमम 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसने पूछा है n प्लस l हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल द सबशेल्स व्हेन n प्लस l इज इक्वल टू 5, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आंसर आएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ तक ही रखते हैं। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन का और क्वांटम नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो मैंने काफ़ी आपको समझा दिए इस वीडियो में भी। इसके पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसका इसमें हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प मिलेगा। थैंक यू।